सोचिए गांव है सुंदरपुर, जहां ऐसा लगता है मानो वक्त भी ठहर गया हो। और उस गांव में पूस की एक रात। लेकिन ये कोई मामूली रात नहीं थी, ये तो एक बद्दुआ थी। एक ऐसी रात जब आसमान से ओस नहीं बल्कि एक जहरीली ठंड बरस रही थी। और घना कोहरा वो पूरे गांव पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे किसी मुर्दे जिस्म पर सफेद कफन। चलिए इस खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी की पहली ही लाइन ये साफ कर देती है कि ये किसी मौसम की बात नहीं हो रही है। ये एक श्राप है, एक बद्दुआ जो ना जाने कितनी सदियों से उस जमीन पर लगी हुई है। और बस इस एक लाइन से उस पूरी कहानी का डरावना माहौल एकदम तय हो जाता है। तो अब कहानी हमें ले चलती है सुंदरपुर के उस वीरान बस स्टैंड पर। यहाँ कुछ लोग अलाव के चारों तरफ बैठे हैं। आग उनके जिस्म को तो शायद गरमा रही है, लेकिन रूह में जो खौफ बैठा है ना, उसका कोई इलाज नहीं। उनकी नजरें एक दूसरे पर नहीं बल्कि उस स्याह अंधेरे में टिकी हैं, और उनकी फुसफुसाहट में बस एक ही नाम गूंज रहा है, सिंघा हवेली। अब गांव वालों का ये डर ये जुड़ा है एक पुरानी कहानी से। कहते हैं हर अमावस की रात जब आसमान में चांद नहीं होता, तब सिंघा हवेली की नर्तकी चंद्रमुखी अपनी नींद से जागती है। आज की रात तो हवा का रुख भी हवेली से गांव की तरफ है, और लोग गाना फूसी कर रहे हैं कि वो अपनी टूटी पायल पहनकर किसी को ढूंढ रही है, ताकि उसका अधूरा संगीत पूरा हो सके। जिस वक्त गांव वाले अपनी सांसें रोके उस अनहोनी का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी पल कोहरे को चीरती हुई दो पीली हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। ये एक पुराना ऑटो रिक्शा है जिसमें शहर से दो दोस्त आए हैं, विक्रम और सुमित। उन्हें क्या पता था कि वो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी बद्दुआ का हिस्सा बनने आए हैं। और यहीं पर कहानी का वो टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ गांव का वो सदियों पुराना डर और दूसरी तरफ शहर का लॉजिक। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस खौफ को महसूस किया है, और दूसरी तरफ है विक्रम, जिसके लिए ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। सुमित तो फिर भी गांव की यादों में खोया है, पर विक्रम का यह विश्वास यही उन्हें उस खतरे के और करीब ले जा रहा है। इन दोस्तों के लिए खतरे की पहली घंटी तब बजती है जब ऑटो वाला आगे जाने से साफ मना कर देता है। उसका डर वो बनावटी नहीं लगता, वो उन्हें बीच रास्ते में उतारकर भागने से पहले एक चेतावनी देता है जो आने वाले खौफ का एक छोटा सा इशारा थी। ऑटो वाले की उस अजीब चेतावनी को मजाक में उड़ाते हुए विक्रम और सुमित आखिरकार अपने पुश्तैनी घर पहुंच ही जाते हैं। उन्हें लगा था कि घर के अंदर वो महफूज हैं, लेकिन असल खौफ तो दरवाजे के उस पार ही उनका इंतजार कर रहा था। घर का पुराना केयरटेकर हरिया काका उन्हें देखकर खुश नहीं बल्कि और डर जाता है, और उसकी डरी हुई आंखें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थीं, घर का वो बंद कमरा। ये कोई मामूली कमरा नहीं था। हरिया काका कांपती आवाज में बताता है कि ये अब कमरा नहीं रहा, ये एक रास्ता बन चुका है। उसका मानना है कि उस कमरे की खिड़की से सिर्फ हवेली नहीं दिखती, बल्कि हवेली से कोई अंदर भी झांकता है। और फिर जैसे जैसे रात गहरी होती है, वो डर हकीकत बन जाता है। सुमित को अचानक एक अजीब, एक मीठी सी धुन सुनाई देने लगती है। वो अपने जिस्म पर से काबू खो देता है और किसी कठपुतली की तरह उस बंद दरवाजे की तरफ खींचा चला जाता है। उसका हाथ जैसे ही उस पुराने ताले पर पड़ता है, वो ताला बिना चाबी के कट की आवाज के साथ खुल जाता है। जब विक्रम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुमित बिस्तर पर नहीं है और उस शापित कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है। वो घबराकर बाहर भागता है और कोहरे में सुमित के कदमों के निशानों का पीछा करता हुआ सीधा सिंघा हवेली के गेट पर पहुंच जाता है। हवेली के गेट के सामने सुमित खड़ा है, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं है। एक सर्द, एक गैर इंसानी आवाज में वो ये बात कहता है, और इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, हवेली का वो भारी भरकम गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है और सुमित को अपने अंदर के अंधेरे में निगल लेता है। विक्रम हिम्मत करके टूटी खिड़की से हवेली के अंदर दाखिल होता है। अंदर का नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। बीच हॉल में एक महफिल सजी है, और दर्शक हैं पत्थर बन चुके इंसान। ये वही बदनसीब लोग थे जिन्होंने कभी वो धुन सुनी थी, और अब वो हमेशा के लिए चंद्रमुखी के कैदी बन चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि इस भयानक मंजर के बीच विक्रम अकेला क्या कर सकता है।
एक तरफ उसका दोस्त मौत की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत है जो सदियों से शिकार कर रही है। क्या एक आम इंसान इस श्राप को तोड़ सकता है? तभी हवा में एक गुस्से और दर्द से भरी आवाज गूंजती है। वो चंद्रमुखी की आत्मा है। वो बताती है कि उसके हाथ काट दिए गए थे, इसलिए वो दूसरों के हाथों से अपना संगीत पूरा करती है, और जब वो लोग थक जाते हैं तो वो उन्हें हमेशा के लिए पत्थर का बना देती है। उस खौफ के बीच विक्रम को बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। उसकी नज़र छत से लटक रहे उस विशाल झूमर पर पड़ती है जो ठीक उस हवा में तैरते सितार के ऊपर है। उसे समझ आ जाता है कि अगर किसी तरह वो झूमर गिरा दिया जाए तो शायद सितार टूट जाएगा और उसके साथ ये श्राप भी। अब एक एक सेकंड कीमती है। सुमित का हाथ सितार को छूने ही वाला है। विक्रम तेजी से पास पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति उठाता है और पूरी ताकत से झूमर को साधे हुए उस मोटी रस्सी पर दे मारता है। निशाना एकदम सटीक लगता है और रस्सी टूट जाती है। जैसे ही वो हजारों किलो का झूमर उस सितार पर गिरता है, वो मीठी सुरीली धुन एक ऐसी भयानक चीख में बदल जाती है जो कानों को फाड़ दे। आत्मा धुएं की तरह बिखर जाती है और पूरी हवेली किसी भूकंप की तरह कांपने लगती है। विक्रम फुर्ती से बेहोश सुमित को खींचकर मलबे से बाहर निकालता है। अगली सुबह जब सुमित की आंख खुलती है तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। विक्रम उसे बस इतना बताता है कि वो गाना अब खत्म हो गया है, साज टूट चुका है और महफिल हमेशा के लिए उठ गई है। उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, बल्कि पूरे गांव को उस सदियों पुराने श्राप से आज़ादी दिला दी थी। आखिर में ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद चंद्रमुखी की आत्मा सिर्फ बुरी नहीं थी, वो एक कलाकार थी जिसका संगीत, जिसकी कला अधूरी रह गई थी। और शायद हर अधूरी धुन का मकसद डराना नहीं होता, कुछ धुनें तो बस पूरा होना चाहती हैं।